टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में सोमवार से शुक्रवार शाम के 6 बजे हम आपके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न विषय लेकर आते हैं, जिन पर विशेषज्ञ मेहमानों से विस्तार से चर्चा होती है। इसके अलावा चूंकि ये फोन इन कार्यक्रम है, आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और विषय से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज के विषय हैं पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी की रोकथाम और इसके अलावा सर्दियों में मछली पालन एवं प्रबंधन। इन विषयों पर आज इस कार्यक्रम में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर जिन पर आप कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, इसका मतलब कि इस पर कॉल करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखेंगे और फोन लाइन के जरिए बातचीत करेंगे तो बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रभाकर झा, सलाहकार राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली से। डॉक्टर झा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर डीबी सिंह, प्राध्यापक एवं प्रभारी मत्स्य विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जैसे कि खुरपका मुंहपका बीमारी की रोकथाम की बात हो रही है, तो डॉक्टर झा सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो बीमारी है वो पशुओं के लिए कितनी घातक बीमारी है और पशुपालकों के लिए किस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है इस बीमारी के कारण, कितनी बड़ी चुनौती है उनके लिए ये? मुंहपका खुरपका बीमारी को फुट एंड माउथ डिजीज भी कहा जाता है और ये वायरस से फैलता है। एप्थोवायरस नाम का वायरस रहता है, उससे फैलता है और इस बीमारी की रोकथाम करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए अगर ये बीमारी हो जाए तो उसका रोकथाम अगर किया जाए अच्छे से तो ये बाकियों में ना फैले, बाकी जानवरों में ना फैले। तो इससे दूध का प्रोडक्शन वगैरह जो है वो भी काफ़ी हद तक अफेक्ट होता है। तो इसके कारण से इसको थोड़ा सा अगर अपने जो जानवरों के को ना हो तो वो ज़्यादा सही रहेगा। बिल्कुल, तो इसके लिए बचाव के उपाय अपनाने चाहिए और किस तरह से कोशिशें की जा रही है लगातार और सरकारी प्रयास चल रहे हैं एफएमडी से छुटकारा पाने के लिए, मुक्त करने के लिए, इन पर विस्तार से आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य पशुपालकों की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। इसीलिए हर पशुपालक को चाहिए कि अपने पशु को बीमारियों से बचाव के लिए जरूरी टीकाकरण कराए। हमारे देश में बीमारियों के नियंत्रण के लिए सरकार योजनाएं भी चला रही है, जिसके तहत पशुओं का मुफ्त टीकाकरण कराया जाता है। आमतौर पर पशुओं में एफएमडी यानी खुरपका मुंहपका बीमारी से काफी नुकसान देखे गए हैं। इस बीमारी में पशुओं के खुर और मुंह में घाव हो जाते हैं, जिससे पशु को खाने और चलने में काफी परेशानी होती है। ये रोग वायरस से फैलता है। ये एक तरह की संक्रामक बीमारी है जिस पर समय रहते नियंत्रण बेहद जरूरी है। इस रोग के लक्षणों पर नजर डालें तो छोटे पशुओं को 4 से 5 माह आयु में पहला टीका लगवाएं, बाद में नियमित सारणी के अनुसार टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के पहले डिवॉर्मिंग कराएं। रोगी पशु को बाकी पशुओं से अलग बांधें। बीमार पशु की देखरेख करने वाले व्यक्ति को बाकी पशुओं के बाड़े से अलग रखें। बाड़े की समय समय पर सफाई करें। पशु को नरम आहार दें।
रोग से मृत पशु को जमीन में गाड़े, खुला ना छोड़े। अभी तक करीब 25 करोड़ से अधिक पशुओं का टीकाकरण कराया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2019 में खुरपका और मुंह पका रोग और ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण के लिए 13,343 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अगले 5 वर्षों यानी 2019-20 से 2023-24 तक के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका सीधा सा उद्देश्य पशु की सुरक्षा और पशुपालकों को पशुधन हानि से बचाना है। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सर्दियों में मछलियों के रखरखाव के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर सिंह सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे कि मछली पालन किसानों के लिए किस लिहाज से महत्वपूर्ण है। अगर अतिरिक्त आमदनी की दृष्टि से बात की जाए तो बेहतर आमदनी के लिए मछली पालन एक कितना अच्छा और कितना बड़ा व्यवसाय का रूप ले रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। किसान भाई जानते हैं कि जिस तरह से हमें विभिन्न क्रियाएं कृषि में करनी पड़ती हैं, मछली पालन में भी उसी तरह हमें समय समय पर विभिन्न कार्य करने होते हैं। जैसे संचय पूर्व प्रबंधन। संचय पूर्व प्रबंधन में हम मछली के तालाब को ठीक से साफ सुथरा करने के बाद तली की जुताई, उसमें पाटा चलाना, उसमें गोबर की खाद का प्रयोग करना और उसमें चूने का प्रयोग करके फिर पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद उसे हम 1 माह के लिए छोड़ देते हैं, जिससे प्राकृतिक भोजन का निर्माण हो जाए। प्राकृतिक भोजन के निर्माण को हम उसे देखने के लिए अगर चाहें तो एक प्लैंकटन जाल होती है, उस प्लैंकटन जाल में हम 50 लीटर पानी छान सकते हैं और उसमें टेस्ट ट्यूब लगी होती है जिसमें 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का निशान बना होता है। अगर हमारे तालाब में उसमें जो टेस्ट ट्यूब में कुछ प्राकृतिक भोजन आया हुआ है, उसमें हम चाहे फार्मेलिन की 10 ड्रॉप डाल करके देखें तो वो तली पर बैठ जाता है। उसमें यदि 2 सेंटीमीटर तक भोजन की उपलब्धता है तो हमें बाहर से आहार देने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि ये भोजन कम है तो बाहर से परिपूरक आहार देने की व्यवस्था है। इस प्रकार से पूरे वजन का हम जानकारी कर लेते हैं। माना कि हमारे पूरे तालाब में 300 किलोग्राम मछली है, तो अगर हम 3% के हिसाब से 9 केजी भोजन को एक उसमें टब में भिगो करके और फीड बाल बना लें 200 ग्राम 250 ग्राम का, और मिट्टी के ट्रे में रख करके एक तालाब में 2 मीटर अंदर जा करके किसी किनारे पर उसे रख दें। ध्यान ये रखना है कि हम एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर प्रतिदिन वहीं रखें, जिससे कि मछलियां उसे अच्छी तरह उपयोग कर लें। और उससे उन किसान भाइयों को ये देखने में आएगा कि सर्दियों में हमें जो इसमें ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि मछलियां भोजन थोड़ा कम लेती हैं जी। इसके लिए सर्दियों में उस ट्रे को निकाल करके अगर कुछ भोजन बचा हुआ है तो उतना हम तौलने के बाद उतनी भोजन की मात्रा दूसरे दिन से कम कर देते हैं और उसी तरह से उन्हें हम भोजन कराते रहते हैं। इस प्रकार का संचय प्रबंधन हम करते रहते हैं और उसकी देखभाल के लिए तमाम अन्य क्रियाएं जैसे जल की गुणवत्ता की जांच करना, तो इसमें तमाम हमें विषयों पर आगे विस्तार से हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि किस तरह से सर्दियों के मौसम में मछलियों की देखभाल करनी चाहिए। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। भारत मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और ये सफलता उत्पादन की विभिन्न प्रजातियों के प्रजनन तकनीक के विकास से संभव हो पाया। इस समय हमारे देश में 2 करोड़ 8 लाख लोग मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। वैश्विक उत्पादन में भारत का 7.58% का योगदान है। भारत के लाखों लोगों में खासकर ग्रामीण इलाकों में मछली पालन रोजगार और आमदनी का मुख्य जरिया है। मत्स्य पालन क्षेत्र में मौजूद क्षमता को महसूस करते हुए सरकार देश में मछुआरों और मत्स्य किसानों के फायदे के लिए PMMSY FIDF की शुरुआत की है। लेकिन इस व्यवसाय में इजाफा बनाए रखने के लिए एक और मुख्य बात है जिस पर खास ध्यान देने की जरूरत है, और वो है मौसम के अनुसार मछलियों की देखभाल करना। सर्दियों के मौसम में अगर तालाब में खास प्रबंधन ना किए जाए तो ऑक्सीजन की कमी होना लाजमी है। साथ ही तापमान में गिरावट होने से मछलियां आहार कम लेने लगती है, जिसका सीधा असर मछलियों के विकास पर पड़ता है और मछलियां मरने लगती हैं।
इसके लिए मछली पालकों को चाहिए कि तालाब में करीब 2 मीटर तक जल स्तर बनाए रखे, जिससे मछलियों पर ठंड की वजह से कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। साथ ही तालाब के चारों तरफ साफ सफाई रखे, घास फूस निकाल कर अलग कर दे, जिससे नुकसान पहुंचाने वाले जीव हट जाए। इस मौसम में भोजन देते समय इस बात का ध्यान रखें कि मछलियों का भोजन शाम को भिगोकर सुबह उसका 100 से 200 ग्राम गोला बना ले। इसके बाद इसे तालाब के एक कोने पर ट्रे में रखकर रोज निश्चित समय पर दे। इसके अलावा तालाब में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए तालाब में ऊंचाई से पानी डालते रहना चाहिए या ऑक्सीजन का एरिएटर को प्रतिदिन 1-2 घंटे चलाते रहें। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी, सर्दियों में मछलियों की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए। इस विषय पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आइए एफएमटी के बारे में भी कुछ और जानकारियां यहाँ पर हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि खुरपका मुंहपका जो बीमारी है, पशुओं में ये बीमारी है या वो उससे ग्रसित है, ये क्या, इसकी पहचान किस तरह से की जा सकती है, लक्षण क्या होते हैं बीमारी के? इसमें पशुओं के मुंह से लार जो है वो काफ़ी रस्सी नुमा लार जो है वो टपकता है और वो पैर का जो खूर रहता है उधर तक जाता है, और इसकी वजह से क्योंकि उसमें वायरस का संक्रमण रहता है तो इसकी वजह से पैर का जो खूर रहता है और मुंह जो रहता है उसमें घाव हो जाते हैं और ये फटने लगते हैं। इसके अलावा शुरुआती स्टेज में इसमें बुखार रहता है और जानवर जो है खाना पीना थोड़ा कम कर देता है। जो गाय है वो दूध, गाय या भैंस जो है वो दूध देना कम कर देती है। इसके अलावा ये छोटे जो शीप और गोट हैं, भेड़ और बकरियां हैं, उनमें भी होता है ये बीमारी, तो उसके अंदर में भी यही सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जी बिल्कुल, तो ये तमाम लक्षण हैं खुरपका मुंहपका बीमारी के, और अगर ऐसे लक्षण दिखे तो पशु पालक जो हैं उन्हें तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर टीवी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी अभी देखा कि तापमान में गिरावट आने के कारण जो मछलियाँ होती है उनके खान पान की जो आदतें उनमें बदलाव देखा जाता है, वो कम खाने लगती है। क्या जो पानी है उसके जो तापक्रम है उसको मेंटेन करके मछलियों को और राहत या अच्छे स्थिति में रखा जा सकता है? तापक्रम कितना होना चाहिए पानी का? तापक्रम पानी का वैसे 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक है तो मछलियां वृद्धि करती रहती हैं और भोजन भी लेती रहती हैं। यदि तापक्रम में, वैसे तो सबसे ज़्यादा उचित तापक्रम इनके लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इससे ज़्यादा तापमान में गिरावट होती है तो उसे मेंटेन करने के लिए हम बाहर से जो इसका डीप वेल सबमर्सिबल पंप का जल है वो अपने तालाब में लगभग 10 से 20% पानी पहले पुराना निकाल देते हैं और उसे ऐड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका तापमान जो डीप वेल सबमर्सिबल पंप का होता है पानी का, वो लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। इसे जब उसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं तो ये हमारे जो और तापमान गिरा हुआ है, मैक्सिमम अगर देखा जाए तो शाम को 6 बजे से लेकर के और सुबह 6 बजे तक अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पानी ठंडा हो जाता है तालाब का। और मछलियाँ चूँकि कोल्ड ब्लडेड होती हैं, उनमें कोई तापक्रम को नियंत्रित करने का मैकेनिज्म नहीं होता है, उन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर बाहर का तापमान कम है तो उनका भी तापमान कम होगा। और उसको इस तरह से हम लोग करते हैं कि जैसे बाहर का तापमान मान लीजिए अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उनका तापमान उसमें +8 करके देखते हैं। टेम्परेचर +8, T+8 सिस्टम है एक, उससे देखेंगे तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जब हम ये 26 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी उसमें तालाब में ऐड करते हैं तो उसका तापक्रम ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाता है और इस प्रकार से मछलियां अच्छे तापक्रम में हो जाती हैं, भोजन लेने लगती हैं, तो उनके एक तो स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दूसरे पानी की भी गुणवत्ता बनी रहती है और उत्पादकता मिलती रहती है। सर्दियों में मेन समस्या होती है। आपको रुकना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। आनंद प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से। आइए उनसे बात करें। आनंद जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार आनंद जी, पूछिए अपना सवाल। जी हम ये जानना चाहते हैं कि मछली पालन करने के लिए जी छोटे से छोटे तालाब जिसकी लंबाई गहराई कम से कम हो
उसका तापमान बता दीजिए, मतलब कितना होना चाहिए और मछली को आहार के रूप में क्या क्या देना चाहिए? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं डॉक्टर बहुत सिंह। अच्छा प्रश्न है आपका। तालाब की जो साइज है वो निर्भर करती है कि हम अपनी इकाई किस स्तर की रखना चाहते हैं। छोटे स्तर पे मछली पालन करना चाहते हैं या मध्यम स्तर पे करना चाहते हैं या बहुत उच्च स्तर पे करना चाहते हैं। वैसे तालाब बहुत ज़्यादा छोटा बनवाना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है। यदि हमें तालाब बनवाना है तो कम से कम एक तालाब की एरिया जो होनी चाहिए 0.5 यानी आधा हेक्टेयर का तालाब हमें बनवाना चाहिए अगर हम मछली उत्पादन के लिए बनवा रहे हैं। तो अगर हम बीज उत्पादन के लिए जैसे नर्सरी और रेयरिंग तालाब बनवाते हैं तो उसकी साइज छोटी होती है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी इसकी लंबाई होनी चाहिए वो लगभग 100 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर यानी 0.4 से 0.5 के आसपास, आधे हेक्टेयर के आसपास का एक तालाब रखना चाहिए। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमारी मैक्सिमम जो एरिया है वो बंड बनाने में चली जाती है, बंधा बनाने में चली जाती है, इसलिए हमें तालाब बड़ी साइज का रखना चाहिए। तापक्रम के बारे में आपको बताया कि 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे समुचित तापक्रम होता है, लेकिन प्रायः सर्दियों में ये तापक्रम गिर जाता है और गिरने के बाद कभी कभी तो 6 या 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जगह जगह पर जहाँ जैसी जोन है वहाँ पहुँच जाता है। उसे मेंटेन करने के लिए हमें इसमें ताज़े पानी को ऐड करना है और इसका 20% पानी निकालना है। ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हम 20-25% से ज़्यादा पानी एक साथ ना निकालें, उससे प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। और सर्दियों में लगभग 1.25 मीटर तक पानी प्रायः बनाए रखना चाहिए, जिससे शीत जल का कोई दुष्प्रभाव मछलियों पर न पड़े और उनकी निरंतर वृद्धि होती रहे। इस प्रकार से हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास एरिया इतनी ज़्यादा नहीं है जिसमें हम आधा हेक्टेयर में मछली पालन कर सके तो ऐसा कोई रोक नहीं है। आपके पास जो एरिया है उसमें लंबाई आपको ज़्यादा रखनी है, चौड़ाई कम रखनी है। यानी आप कह लें कि लंबाई से लगभग 3 गुनी आपको लंबाई 3 गुनी रखनी है, चौड़ाई उसका 1/3 रखना है। इस प्रकार से आपके पास जो एरिया उपलब्ध है उसमें आपको मछली पालन के लिए तालाब खुदाई करवा सकते हैं। और अंगुलिका साइज की, आप सीधी भाषा में समझें, लगभग 3 इंची का बच्चा 1 हेक्टेयर में 10,000 बच्चा आपको संचय करना चाहिए। प्रायः ये किसानों में मिथ है कि वो 10,000 से ज़्यादा बच्चे का संचय 20,000 या इससे भी अधिक कर देते हैं, क्योंकि तालाब में एरिया सीमित होती है और उसमें वैज्ञानिकों के द्वारा शोध करके जो मात्रा संस्तुत की गई है उससे अधिक संचय करने पर आपको लाभ नहीं होगा। ये मछलियां अच्छी तरह से वृद्धि नहीं करेंगी, तो हमें निश्चित तौर पर उतना फायदा नहीं होगा जितने फायदे की हम उम्मीद कर रहे हैं, जो आजकल हमें प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार का ध्यान मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी का लाभ आप जरूर उठाएंगे, इस सुझाव पर जरूर आप अमल करेंगे। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग की रोकथाम के बारे में। इसके अलावा बात हो रही है सर्दियों के मौसम में मछलियों के देखभाल के बारे में। इन विषयों के बारे में अगर आपको जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से राय ले सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर प्रभाकर झा आपसे जानना चाहेंगे कि खुरपका और मुंहपका जो बीमारी है वो पशुओं के लिए घातक होती जा रही है और जो पशुपालक है उन्हें काफी नुकसान हो जाता है। इसे देखते हुए जो योजना है वो युद्ध स्तर पर चलाई जा रही है, अभियान चलाए जा रहे हैं टीकाकरण के। इनके बारे में हमें बताएं कि किस तरह से रोकथाम हो सकती है इस बीमारी की। देखिए, इसके लिए पशुपालन मंत्रालय ने, भारत सरकार पशुपालन मंत्रालय ने एक नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम NADCP चला रखा है, जो कि इसी के लिए डेडिकेटेड है ये प्रोग्राम। और इसके अंतर्गत जो है किसान भाइयों के घरों में घर घर पे जाकर के जो है वैक्सीनेशन दिया जाता है फुट एंड माउथ डिजीज़ का जी। और इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर वैक्सीन किसान भाई अपने जानवरों को लगवाएंगे तो उससे उनके जानवर को इस बीमारी से संक्रमण नहीं होगा और अल्टीमेटली जो है किसानों को जो आर्थिक नुकसान होता है वो नहीं उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। ये टीकाकरण कब किया जाता है पशुओं में? ये टीकाकरण जो है 4 महीने का जो पशु रहता है उसके बाद से किया जाता है। 6 महीने के बीच, 4-6 महीने के बाद के उम्र के पशुओं का किया जाता है। उसके बाद हर साल इसको बूस्टर डोज लगाई जाती है। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। माही राठौर जी इस वक्त हमारे साथ हैं नागौर राजस्थान से। माही जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ मैडम कि मेरे 100 बाय 100 का मेरे पास एक तालाब है, बच्चे इसमें बरसात का पानी इकट्ठा हो रखा है जी। इसमें मैडम मछली मैंने छोड़ी थी, मछली बड़ी नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं करी मैडम मछली। जी, कौन सी मछली छोड़ी थी अगर बता सकें? नहीं मैडम, ये जो गाड़ियां चलती हैं वहाँ से मैं मछली खरीद के लाया था, उन्होंने बोला था बरसात के पानी में बड़ी होती है ये। जी जी ठीक है, आइए जानते हैं। तो डॉक्टर सिंह क्या सुझाव देंगे, क्या वजह हो सकती है कि बढ़वार नहीं हो पा रही है, और अगर कुछ और प्रजातियों का सुझाव देना चाहें जो रख सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सब जगह आसानी से उपलब्ध है वो हमारी 3 भारतीय प्रजाति की मछलियां हैं जी, रोहू, कतला, नैन, और 3 विदेशी प्रजाति की मछलियां हैं, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प। यही इनको उपलब्ध हुआ होगा कि वो लोग ले करके शहर शहर में अपना, उन्होंने एक तरह से कह लीजिए कोई ना कोई आदमी रख रखा है, दुकानदार, जिनको वो भेज देते हैं, फिर वहाँ से आम किसानों तक वो पहुँचा दिया जाता है। इसमें प्रायः ये देखा जाता है कि उस बच्चे में जो ये संचय करने जा रहे हैं, जो इन्होंने खरीदा है, वो हो सकता है कि किसी प्रकार से इमैच्योर प्रजनकों के द्वारा उत्पादित किया गया हो, जिससे उसके जो संतति हैं वो आसानी से ना बढ़ रही हों। दूसरा कारण हो सकता है कि इनके तालाब के पानी की गुणवत्ता में कोई समस्या हो, या तो pH मान जो संस्तुत मात्रा है उससे ज़्यादा हो, यानी 9 से ऊपर अगर pH मान है तो भी संतुलित समुचित नहीं है, या हो सकता है कि अन्य कोई समस्या हो इनके तालाब में, इस वजह से ना बढ़ रही हो। लेकिन अगर इनको अपने किसी नज़दीक के कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र या भारत सरकार के तमाम इस तरह के लगभग 8 संस्थान हैं, वहाँ से संपर्क करके अगर ये बीज वहाँ से मंगाएं, उनके माध्यम से लें, तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इन्हीं प्रकार की कोई समस्या होगी। दूसरी एक समस्या ये भी हो सकती है कि इन्होंने, हो सकता है, बहुत अधिक मात्रा में बच्चे का संचय कर दिया हो। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे अभी, 10,000 अंगुलिका साइज यानी 3 इंची के बच्चे का संचय हमें करना चाहिए। यदि उसमें हम 20,000 या इससे अधिक करेंगे तो उसकी वृद्धि नहीं होगी। इन 4-5 कारणों में से कोई ना कोई कारण रहा होगा। इसे ये अपने नज़दीक के किसी वैज्ञानिक को अगर अपना तालाब का पानी का एक सैंपल ले जा करके जांच करा लें तो इन्हें पता लग जाएगा कि उसमें किसी प्रकार की ऑक्सीजन, जैसे कि हमें ऑक्सीजन भी
लगभग 6 से 7 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। अगर हमारे तालाब में ये ऑक्सीजन की मात्रा 2-3 मिलीग्राम प्रति लीटर है तब भी हमारे मछलियों की वृद्धि नहीं होती, यहाँ तक कि इतने ऑक्सीजन पर मछलियां मरने लगती हैं। तो इन 4-5 समस्याओं में से कोई समस्या रही होगी, चूंकि इनकी मछली मरी नहीं है, केवल वृद्धि नहीं की है, इसलिए वो बाकी 4 समस्याएं हो सकती हैं इनके साथ। इनको उसका दिखा करके निराकरण करना चाहिए और किसी विश्वसनीय जगह से ही मछली का बीज लेना चाहिए, क्योंकि मछली उत्पादन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है गुणवत्ता युक्त बीज का संचय करना। गुणवत्ता युक्त बीज के लिए नजदीक के संस्थान से, गवर्नमेंट के संस्थान से बीज खरीदना चाहिए ताकि ये अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो ये कृपया अपने नजदीक के किसी संस्थान से इस बात की तस्दीक करा लें। इन 4 समस्याओं में से कोई ना कोई समस्या होगी, वो पानी की गुणवत्ता की जांच करने के बाद, ऑक्सीजन की नापने के बाद ही बताया जा सकता है इनकी मछली की स्थिति। राठौर जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और उस सुझाव पर आप अमल भी करेंगे। डॉक्टर प्रभाकर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि खुरपका मुंहपका बीमारी के लक्षण के बारे में भी आपने बताया और बचाव के लिए टीकाकरण के बारे में भी हमें बताया। ये जानना चाहते हैं कि लक्षण जानने के बाद पशुपालक पशु चिकित्सक से संपर्क करते हैं तो इसके उपचार की क्या व्यवस्था इस वक्त मौजूद है? इसके उपचार की व्यवस्था तो यही है कि आप जो आपके नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाते हैं तो वो डॉक्टर जो वहाँ पे हैं वही जो आपको ट्रीटमेंट देते हैं। किसान भाइयों को उसी को फॉलो करना चाहिए और अपने मन से कोई घरेलू नुस्खे नहीं अपनाना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों को जो जहाँ पे वो अपने जानवरों को रखते हैं उन जगहों को तो साफ सुथरा रखना ही चाहिए। साथ में कई बार देखा गया है कि जो दूध निकालने के पहले जो है कई सारे लोग हाथ वगैरह साफ नहीं करते हैं, तो हाथ साफ करके उसके बाद ही दूध निकालना चाहिए। और कई जगह ये भी देखा गया है कि दूध निकालने से पहले कुछ सरसों का तेल या इस तरीके का तेल लगा के थनों में उसके बाद फिर दूध निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है और ज़्यादा फंगल ग्रोथ भी होता है इन्फेक्शन के साथ साथ जी। तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। संजय यादव जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। संजय जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो हेलो संजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, चलिए लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सर्दियों के मौसम में मछलियों के विशेष देखभाल की जरूरत होती है। डॉक्टर देवी सिंह, आपने बातों बातों में पानी की गुणवत्ता का कई बार जिक्र किया। हम जानना चाहेंगे कि पानी जो है उसकी गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए जिसमें जो मछली है वो स्वस्थ रह सके? पानी की गुणवत्ता का मतलब सीधा सा इससे है कि हमारे जो पानी में वैसे तो बहुत सारे अवयव होते हैं, लेकिन विशेष तौर पे ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा 5 से 7 मिलीग्राम अवश्य मेंटेन रखें। उसको मेंटेन करने के कई उपाय हैं जी। यदि तालाब में 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र में अधिक उत्पादन लेने के लिए 30 कुंतल से अधिक उत्पादन लेने के लिए हमें उसे एरिएशन की सुविधा देनी पड़ेगी। एरिएशन के बाद ही हम सबसे अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 से 4 घंटे एरिएटर का इस्तेमाल जरूर करें 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र में, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा ऑप्टिमम रहे, जो 5 से 7 मिलीग्राम हो। दूसरी चीज ये है कि अगर हम पानी को 20% चेंज कर देते हैं तो जो पानी हमारा खराब है वो निकल जाता है, अपने आप कुछ न कुछ गुणवत्ता उसमें गुणवत्ता की वृद्धि हो जाती है। तीसरी चीज ये है कि अगर किसी प्रकार की समस्या लगती है कि हमारे तालाब में ऑक्सीजन कम है तो पहले उसके कारकों की जांच करते हैं हम। एक सैंपल लेंगे पानी का और उसे ले जा करके प्रयोगशाला में हम देखेंगे कि उसकी ऑक्सीजन क्या है, पीएच मान क्या है, उसमें कुल सॉलिड कितने हैं। इन चीज़ों की जांच करने के बाद जहां हमें कमी नज़र आएगी वहां हम करेक्ट करेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रायः सर्दियों में देखा जाता है, अगर ऑक्सीजन की कमी हुई और आप या कोई बीमारी है आपके तालाब में, तो जब आप तालाब पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे मछलियां ऊपर की सतह पर आ करके
और हवा में बुलबुले ले रही होंगी। आप ये समझ लें या तो इसमें ऑक्सीजन की कमी है या इसमें किसी प्रकार का रोग विकार है। उस समय हम अपने मछलियों को जाल चला करके निकाल करके उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर लें, क्या उसमें किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है। प्रायः मछलियों में इस प्रकार की कोई भयंकर बीमारी नहीं होती जिससे हमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता है। इसमें बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको हम साधारण नमक से ही उपचार करके पोटेशियम परमैंगनेट से करेक्ट कर लेते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें हमें और अच्छी दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन सर्दियों के समय में कुछ इस प्रकार की बीमारियां तापक्रम गिरने के कारण हो जाती हैं, जैसे इपिज़ुआटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम। ये मछलियों के शरीर पे एक लाल रंग का धब्बा धारी बन जाती है, जिसे अगर प्रायः किसान भाई अपने पहले सुनिश्चित कर लें, ये एक फंगस के आक्रमण के बाद इस प्रकार की बीमारी होती है जिसमें लाल रंग का धब्बा उनके शरीर पे बन जाता है। इसका उपचार करने के लिए किसान भाइयों को अपने तालाब में सिफेक्स का 1 लीटर पानी में छिड़काव कर देना चाहिए। अगर पानी की मात्रा उसमें 2 मीटर तक है तो 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र में 2 लीटर सिफेक्स का छिड़काव करना चाहिए, उससे ये नियंत्रित हो जाती हैं। और इसके अलावा कोई बीमारी आती है तो स्थानीय एक्सपर्ट से पहले सलाह लेकर तभी किसी दवा का इस्तेमाल करें। अनावश्यक रूप से किसी उस प्रकार की केमिकल या अन्य चीज़ों का इस्तेमाल तालाब में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीवधारी हैं, इन पे प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। तो सर्दियों में विशेष तौर पर हमें ये सब चीज़ें ध्यान देनी होती है कि हमारे तालाब का तापक्रम ठीक रहे। जी, तापक्रम से मतलब मेरा है कि उसका किसी कीमत पर कोशिश करें कि 18 से नीचे ना जाने पाए, अन्यथा की स्थिति में इनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो प्रभावित होती है और भोजन नहीं लेती हैं। भोजन ना लेने के कारण शरीर कमजोर होता है। एक तो तमाम प्रकार के रोग विकार के आक्रमण की भी संभावना रहती है और मछलियों की वृद्धि नहीं होती है। और इसी के साथ साथ इन्हें सावधानी ये रखनी है कि उस समय हम भोजन की मात्रा उतनी ही दें जितना उपयोग करें, क्योंकि तापक्रम गिरने के बाद भोजन कम करती होनी चाहिए सर्दियों के मौसम में, चाहे बात मछलियों की करें या फिर खुरपका मुंहपका जैसी समस्या से अगर रोगग्रस्त है पशु तो उनके आहार की व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए, इन तमाम बातों पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी की रोकथाम के बारे में और साथ ही सर्दियों के मौसम में मछलियों के रखरखाव के बारे में। इस बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि फोन इन कार्यक्रम है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछकर जानकारी हासिल कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर प्रभाकर झा आपका रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि अगर खुरपका मुंहपका बीमारी से ग्रसित है पशु, तो उनके खान पान की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? जब खुरपका मुंहपका में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुंह के चारों तरफ घाव हो जाते हैं जानवर को, तो इसके कारण से वो ज़्यादा कड़ा खाना नहीं खा सकते, या फिर उनको सूखा चारा वगैरह देंगे आप तो वो नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए उन्हें जो है ज़्यादातर जो है थोड़ा सा सॉफ्ट खाना देना चाहिए। जैसे हरे चारे देंगे जो कि नरम रहते हैं, फिर कुछ जैसे पीस करके भुट्टे, उसके बाद गुड़, गेहूँ, वनस्पति ऑयल जो होता है वेजिटेबल ऑयल, इन सबको मिला करके मिक्सचर, उसमें मिनरल मिक्सचर वगैरह डाल करके, कैल्शियम का थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर में थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा डाल करके देने से जानवरों को वो जो है अपने बीमारी से रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। उमाशंकर सिंह इस वक्त बस्ती उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमाशंकर जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो उमाशंकर जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताएं। नमस्कार। हेलो जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं उमाशंकर जी? मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा तालाब 55 मीटर लंबा है और 22 मीटर चौड़ा है जी, उसमें हमें कितनी मछली डालनी चाहिए? ठीक है। हेलो जी जी हम सुन पा रहे हैं आपको। टीवी की आवाज बंद रखिएगा उमाशंकर जी, बातचीत में रुकावट आएगी इससे। उमाशंकर जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी हम आपको सुन पा रहे हैं, फोन लाइन के जरिए बात करें, टीवी की आवाज बंद कर दें। चलिए हम आपका सवाल ले चुके हैं, इस सवाल का जवाब लेते हैं। जी डॉक्टर टीवी सिंह बताएं, तो जैसे कि उन्होंने बताया 55 गुना 22 मीटर का इनका तालाब है, इसमें कितनी मछलियां ये रख सकते हैं, ये बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैंने बताया कि 1 हेक्टेयर में हमें 10,000 अंगुलिका साइज की मछली का संचय करना है। अगर आपका ये देखा जाए तो लगभग आपका ये 1000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हुआ। इसमें हमें लगभग 1200 के आसपास मछली का, अंगुलिका साइज की मछली का संचय करना चाहिए। उसके पश्चात संचय पूर्व प्रबंधन, जैसा कि आपको बताया है हमने इसके पहले भी, कि 2 से 3% यानी जो बच्चा आपने संचय किया है 1200, उसका वजन आप अंदाज लगा लें। जो 6 प्रजातियां आप संचय किए हुए हैं, रोहू, कतला, नैन, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, इनके 10-10 बच्चे का वजन ले लें। इस प्रकार से औसत वजन की आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि हमारे तालाब में इस समय 2 कुंतल या 3 कुंतल मछलियां हैं। उनके शरीर के वजन का 2 से 3% भोजन लेना है, तो आप 3% ले लें। अगर मानते हैं कि 3 कुंतल के आसपास हैं तो 9 किलोग्राम भोजन उन्हें खिलाना आप प्रारंभ करें। और इस प्रकार से उनको आप प्रतिदिन फीडबॉल बना करके या डिमांड फीडिंग की तरह बीच में कोई एक बांस का डंडा लगा करके तालाब में जो 9 किलोग्राम भोजन है उसे बोरी में बांध दें और नीचे से बोरी में छेद कर दें जी, जिससे मछलियां जितना भोजन चाहें उतना भोजन करें। तो इस प्रकार से भोजन की वेस्टेज भी नहीं होती है और मछलियों को पर्याप्त मात्रा में जो उनको जितनी इच्छा होती है खा भी लेती हैं। और साथ ही साथ अन्य प्रबंधन, जैसे पानी तालाब में बनाए रखना 1.25 मीटर तक, इसके साथ साथ पानी का तापक्रम भी सर्दियों के मौसम में बना रहे, इसके लिए निरंतर 20% पानी को बदलते रहिए। इसके साथ साथ आप उसमें 300 किलोग्राम चूने को किस्तों में बांट करके प्रतिमाह जो आता है वो भी डालते रहें, ताकि रोग विकार इत्यादि लगने की संभावना न रहे। और समय समय पर कम से कम 1 महीने में आप जाल चला करके उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करते रहें। आपको 1 वर्ष के बाद
अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। ऐसा अगर वैज्ञानिक ढंग से संस्तुत किए गए तरीके से करेंगे तो आपको इसमें निश्चित तौर पर लाभ होगा। बिल्कुल उमाशंकर जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर प्रभाकर जी आपसे जानना चाहेंगे कि खुरपका मुंहपका बीमारी को ध्यान में रखते हुए पशुओं के लिए जो आवाज की व्यवस्था है वो किस तरह से करनी चाहिए? देखिए, जहाँ पर जिस जगह पर अगर किसी भी पशु के अंदर में खुरपका मुंहपका बीमारी पाई गई है तो पहली बात तो वहाँ पे जितने जानवरों को ये हुआ है उन्हें बाकी के जो स्वस्थ जानवर हैं उनसे अलग रख देना चाहिए। और अगर पूरे के पूरे जानवरों को उस पर्टिकुलर फार्म पे, जो किसी पर्टिकुलर किसान के फार्म पे सभी जानवरों को हो गया है, तो कोशिश यही की जानी चाहिए कि उधर से कोई भी इंसान या उधर से कोई भी जानवर जो है वो दूसरे किसी स्वस्थ जानवरों के समूह में ना जाए, जिससे कि ये बीमारी जो है दूसरे जानवरों तक ना पहुंचे। जी बिल्कुल, तो ये तमाम बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये संक्रामक बीमारी है और इसके फैलने का खतरा रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सुखराज सिंह जी पंजाब से। आइए उनसे बात करते हैं। सुखराज जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं सुखराज सिंह बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर पंजाब से। जी बताएं। मैं मछली पालन के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। 1 एकड़ मतलब तालाब में कितना खर्च आता है? कितना खर्च आता है? ठीक है, आइए जानते हैं डॉक्टर सिंह। खर्च तालाब की खुदाई से या आप इस तरह से मछली पालन से जानना चाहते हैं? सुखराज जी, क्या आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ? चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर सिंह, मेरे ख्याल से दोनों ही सवालों के जवाब जी जी जी। तालाब की खुदाई में अगर अपनी व्यवस्था से आप खुदाई कराना चाहें, ट्रैक्टर और स्क्रैपर का इस्तेमाल करके, तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। मुझे लगता है कि 1 हेक्टेयर की खुदाई 2 से 2.5 लाख रुपए में हो जाएगी। अन्यथा की स्थिति में जो PWD गवर्नमेंट का रेट है वो बहुत ज़्यादा है, उसमें एक तालाब में लगभग 6-7 लाख रुपए के आसपास खुदाई का खर्चा आ जाता है। इस प्रकार से आप अपनी तालाब की खुदाई करके और उसमें आप संग्रंथित मत्स्य पालन के अंतर्गत 3 देसी प्रजातियों का और 3 विदेशी प्रजातियों का संचय कर सकते हैं। चूंकि आपका क्षेत्रफल 1 एकड़ है तो उसमें आप लगभग 4000 मछली के अंगुलिका साइज के 3 इंच के बच्चे का संचय कर सकते हैं और उसमें 4000 बच्चों का वजन की गणना करने के पश्चात 3% शरीर के वजन के हिसाब से जो भोजन की मात्रा आती है उसे प्रतिदिन आप दें। सर्दियों के मौसम में हमें ध्यान रखना है कि ये भोजन हम सुबह ना दे करके दोपहर में जब थोड़ा सा धूप हो जाए, तापक्रम अच्छा हो जाए, तब दें, जिससे मछलियां इसको आसानी से ग्रहण कर लें। अन्यथा इनकी उपापचय की दर कम होती है, भोजन ये सर्दियों में कम लेती हैं, आपका भोजन भी बेकार जाएगा और आपको उतना अधिक लाभ नहीं हो पाएगा। तो हमें जिस समय जितना भोजन खिलाने की आवश्यकता है उतना ही भोजन इन्हें दिया जाए, ताकि हमारा भोजन पर अनावश्यक रूप से जो लागत है वो बेकार ना होने पाए, तब हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के सर्दियों में मत्स्य पालन करना चाहिए। जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रभाकर जी, आपसे जानना चाहेंगे हम कि पशुओं में जो डिवॉर्मिंग होती है इसका क्या महत्व होता है और किस तरह से डिवॉर्मिंग की जाती है? देखिए, पशुओं में डिवॉर्मिंग का महत्व तो यही है कि अगर आपने डिवॉर्मिंग कराते रहे, अपने पशुओं का डिवॉर्मिंग करा रहे हैं, तो इससे जो परजीवी होते हैं पेट के अंदर, जिसको पैरासाइट्स बोलते हैं, वो नहीं पनप पाते हैं। क्योंकि ये जो पैरासाइट्स रहते हैं ये पशुओं को अंदर से एक तरीके से अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोली जाए, लेमन लैंग्वेज में बोली जाए, तो खोखला करते हैं, जिसके वजह से पशुओं का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी काफ़ी अफेक्ट होता है। तो डिवॉर्मिंग जो है वो एल्बेंडाजोल या फिर फेल्बेंडाजोल, ये जो दोनों में से कोई भी या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी दिया जा सकता है। और इसको अगर है ना 2-3 महीने में, वैसे देखा जाए तो 40-45 दिन में एक बार पशुओं को करवा लेना चाहिए किसानों द्वारा। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ यहाँ पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे
तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं और उनका सवाल लेते हैं। राकेश कुमार जी इस वक्त रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा मछली क्या है, ग्रोथ नहीं हो रहा है। जी, मछली की वृद्धि नहीं हो रही है। कुछ और पूछना चाहेंगे डॉक्टर सिंह आप इनसे? जी हाँ, पाउंड छोटा है, समझ में नहीं आ रहा है, घर में है। कितने बच्चे का संचय किया है आपने अपने तालाब में? अभी 1 साल हो गया है। नहीं, बच्चे कितने डाले हैं अपने तालाब में आपने? मैं डाला हूँ 5000। 5000। तालाब की साइज क्या है? कितना मीटर लंबा है, कितना मीटर चौड़ा है? उतना आधा एकड़ में है। आधा एकड़ में है, तो ये ज्यादा है संख्या। 1 एकड़ में हम 4000 बच्चा डालते हैं। ठीक है, एक तो बच्चा अधिक है, इस वजह से वृद्धि नहीं हो रही होगी। दूसरी चीज, आप इसमें भोजन में क्या दे रहे हैं? मछली के आहार में कुछ देते हैं? लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है जी। आहार के बारे में भी बताइए। इसमें सबसे पहले तो जो प्राथमिक तौर पर दिखने में आ रहा है वो बच्चे की संख्या अधिक डाली गई है। दूसरी चीज ये है कि इसमें आप इसे कम कर दें, संख्या को लगभग आधा एकड़ में है तो इसे 2000 के आसपास इसे कर दें जी। इसके पश्चात जो प्रबंधन करना है, भोजन हमें 2% के हिसाब से, शरीर के हिसाब से देना है। इसमें पानी बनाए रखना है 1.25 मीटर से ज़्यादा, और समय समय पर इसके स्वास्थ्य की जांच करते रहना है। ऑक्सीजन की मात्रा की भी जांच करते रहें, पीएच मान देखते रहें और समय समय पर कुछ पानी का बदलाव करते रहें। इस प्रकार से सर्दियों में प्रबंधित करके आप अधिक से अधिक मत्स्य उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं अपने तालाब से। साथ ही साथ अगर कोई रोग विकार आपको दिखता है, उनके लक्षणों की आप सही से पहचान कर लेते हैं, तो आप उन लक्षणों के आधार पर उसमें दवा का प्रयोग करें। अन्यथा की स्थिति में आप अपने तालाब का एक सैंपल ले जा करके नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र या विश्वविद्यालय या ICAR के जो 8 से ज़्यादा संस्थान हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में, वहाँ दिखा करके आप देख लें कि पानी की गुणवत्ता में कोई कमी तो नहीं है या किसी प्रकार का कोई रोग विकार आपकी मछलियों में तो नहीं लगा है। उसके पश्चात जैसा वैज्ञानिक संस्तुति की जाए उसी तरह से मत्स्य पालन करें। हम देखते हैं हमारा देश मत्स्य पालन में बहुत अग्रणी है, परंतु हमारे किसान भाई प्रायः यही कहते हैं कि हमें उत्पादन नहीं मिल पा रहा है। उसका प्रमुख कारण है कि जो वैज्ञानिक संस्तुतियां हैं उसका हम पूरी तरह से अनुपालन नहीं करते हैं, जिसके अभाव में हमें अधिकतम उत्पादन नहीं मिल पाता है।
तो जब तक हम वैज्ञानिक ढंग से खेती की तरह मछली पालन का भी कार्य नहीं करेंगे तब तक हमें अधिकतम उत्पादन प्राप्त नहीं होगा। तो कृपया इसका ध्यान रखें। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी का लाभ आप जरूर उठाएंगे और आगे से वैज्ञानिक विधि से मछली पालन करेंगे। इससे आपको अच्छी वृद्धि भी मिलेगी और आपको इस व्यवसाय में सफलता भी हाथ लगेगी। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर प्रभाकर झा, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे पशुपालक जो एफएमडी से बचाव के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण के अभियान से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें कहां संपर्क करना चाहिए? उन्हें कहीं पे भी संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ पे उनका गांव है उधर के जो ब्लॉक में वेटनरी क्लिनिक है या वेटनरी डिस्पेंसरी जो है सरकारी, वो खुद ही उनके पास गणना रहती है कि कौन से गांव में कितने जानवर हैं और खुद ही उनके लोग आकर के आपके घर में आपके पशुओं को टीकाकरण करके जाएंगे जी। और आजकल भारत सरकार ने सारे जानवरों के लिए एक पर्टिकुलर ईयर टैगिंग भी डाल के रखी हुई है। उससे जो है कौन से समय पे जानवर को कौन सी कब वापस से वैक्सीनेशन देना है, इसकी भी जानकारी उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है। अगर उसको मोबाइल के ऐप द्वारा उस पर्टिकुलर क्षेत्र के डॉक्टर द्वारा जब स्कैन किया जाता है तो उस जानवर की पूरी जानकारी मिल जाती है। तो इसलिए किसानों को किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खुद ही उनके पास में टीकाकरण करने हेतु जो है लोग आएंगे सरकार की तरफ से। बिल्कुल, तो सरकार द्वारा जो चलाए जा रहे अभियान है उससे जुड़े लोग तत्पर है, वो स्वयं ही संपर्क करेंगे। डॉक्टर झा, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, सर्दियों के इस मौसम में जो दुधारू पशु हैं उनके बेहतर रखरखाव के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे पशुपालकों को? इसके पहले मैं आपको एक और चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो वैक्सीनेशन के लिए जो लोग आते हैं या ये जो वैक्सीनेशन के लिए हर जगह पे जाकर के टीकाकरण जो जानवरों के लिए करते हैं, अगर किसी मान लीजिए किसी के घर में ना पहुंच पाएँ तो वो अपने नज़दीकी सरकारी पशु चिकित्सालय में जाकर अगर बताएंगे तो वो वहाँ पे उनको अवश्य ही वैक्सीनेशन मिल जाएगा या उनके घर पे वैक्सीनेशन करने के लिए लोग आ जाएंगे। अब आपके दूसरे सवाल पर आते हैं कि सर्दियों में क्या क्या रखरखाव करना चाहिए पशुओं का। तो पहली बात तो ये कि जो खास करके हमारे उत्तर भारत क्षेत्र में सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इधर आप पशुओं के ऊपर में थोड़ा सा जहाँ पे पशुओं को रखें वहाँ पे आग वगैरह, अंगीठी वगैरह जला करके थोड़ा सा गर्मी रख सकते हैं। इसके अलावा जो मच्छरों को और बाकी के कीटाणुओं को भगाने का स्प्रे रहता है वो सब डाल करके उससे भी थोड़ा सा पशुओं को तो जो है वो कंफर्टेबल कर सकते हैं। साथ में उनका जो बेडिंग मटेरियल वगैरह जो है ज़्यादा सूखा बेडिंग मटेरियल वहाँ पे डाल करके अंगीठी जला करके उनको थोड़ा सा तापमान को रोक कर सकते हैं। इसके अलावा जो घर में बोरे वगैरह पुराने जूट के पड़े हुए हैं वो भी जानवरों के ऊपर ढक के आप जो है उनको सर्दियों से बचा सकते हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर दिव्य सिंह, क्या आप कुछ खास सुझाव देना चाहेंगे चलते चलते हमारे मछली पालकों को सफलतापूर्वक मछली पालन करने के लिए किन बातों का ध्यान रखें? जी हाँ, सर्दियों के मौसम में हमारे किसान भाइयों को प्रमुख तौर पर 3-4 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, तालाब का तापक्रम किस तरह से समुचित बनाए रखें। समुचित से मतलब है मेरे हिसाब से सर्दियों में कोशिश की जाए कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहे। जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि T+8 का सिस्टम होता है इसमें, यानी बाहर का तापक्रम जो है उससे +8 कर लें तो वो हमारे तालाब के मछलियों का मतलब तालाब का तापक्रम होता है। यानी बाहर अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमारे तालाब में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम होगा। इस प्रकार से हम निरंतर पानी को भरते रहें तो तापक्रम को हम बनाए रखेंगे। तापक्रम बनाए रखने से हमें फायदा क्या है, मछलियों को भोजन ग्रहण करने में कोई असुविधा नहीं होगी, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रॉपर रूप से चलती रहेगी। अगर ये एक्टिविटी नहीं चलती है तो मछलियां भोजन ग्रहण नहीं करती, तो एक तो हमारा भोजन बेकार होता है, दूसरे अनावश्यक रूप से हमें इनपुट उसमें लगाना पड़ता है। दूसरी चीज है कि चूंकि इस समय तापक्रम गिरा हुआ है, शरीर की उनके जैसे हम लोगों की इम्यूनिटी है उसे भी जब भोजन नहीं ग्रहण कर रही है तो उतनी अच्छी नहीं है। तो हम कोशिश करें कि दिन में इनको एक बार जब मौसम थोड़ा खुले तो जरूर कुछ न कुछ इन्हें भोजन करा दें। तीसरी चीज, हम अगर पॉलीथीन सीट लगा सकते हैं अपने तालाब पर, अगर मान लो चूंकि
तालाब बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है, पूरे तालाब पे अगर हम नहीं लगा सकते हैं तो 20% पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमारे तालाब का तापक्रम थोड़ा ठीक रहेगा। और जो दूसरी तरफ मछलियां हैं वो जहां पर हमने पॉलीथीन लगाई है, एक तरह से कह लीजिए वो एक जो उसमें हम ग्रीन हाउस और इसके लगाते हैं इसमें, उसमें उसकी वजह से तापक्रम इसका सही रहेगा। तो ये मछलियां भोजन भी ग्रहण करेंगी, इनकी इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तीसरी समस्या सर्दियों में ये भी देखी गई है या प्रायः आ जाती है, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो जाता है तली पर। उसके लिए हम लोगों ने सजेस्ट किया कि जाल को अगर हम चलाते रहें 15 दिन में या 1 महीने में तो वो अपने आप गैस हट जाती है और निकल जाती है तालाब से। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं किन्हीं कारणों बस, तो उसमें जियोलाइट का प्रयोग हम कर सकते हैं 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से। इस प्रकार से पूरे तालाब का वातावरण सर्दियों में ठीक रहेगा। और उत्पादन अधिक बहुत ही विस्तार से आपने हमें जानकारी दी डॉक्टर देवी सिंह और डॉक्टर प्रभाकर झा, आप दोनों ने बहुत ही अहम जानकारी इस कार्यक्रम में हमें दी। आप दोनों बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो विस्तार से जाना आपने कि किस तरह से खुरपका मुंहपका बीमारी की रोकथाम की जा सकती है और किस तरह से सर्दियों के मौसम में मछलियों की देखभाल करें। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कल के विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों पर चर्चा होगी वो है किसान उत्पादक संगठन और इसके अलावा सब्जियों की जैविक खेती। इन विषयों के बारे में कल लाइव कार्यक्रम के दौरान आप चर्चा भी देख सकते हैं, साथ ही अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आपको बता दें कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए जुड़कर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और कार्यक्रम से संबंधित जानकारियां भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी माफ कीजिएगा कॉल सेंटर नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। ये डीडी किसान का कॉल सेंटर नंबर है जिसमें आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। और यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए और हेलो किसान कार्यक्रम को दोबारा देखने के लिए आपको बता दें कि आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर QR कोड इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। इनसे जुड़कर आप डीडी किसान के जो यूट्यूब चैनल है इनसे जुड़कर आप हेलो किसान कार्यक्रम के अलग अलग तमाम एपिसोड्स को दोबारा देख सकते हैं और जानकारी फिर से हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। थैंक यू।